गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है टिश्यू बताया जा रहा था, तो टिश्यू में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ बताए गए थे, कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे। ठीक है, उन क्वेश्चनों में जो आपका रह गया है तो वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आता है पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, या पैरेन्काइमा ऊतक या मृदूतक कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर है कि जो मृदूतक होते हैं, पैरेन्काइमा इंग्लिश शब्द है, पैरेन्काइमा को मृदूतक कहते हैं। ये कार्टेक्स की कोशिकाओं में या जड़ व तने की मज्जा में पाया जाता है। इनमें हरित लवक होता है जिसके कारण ये अपना भोजन बनाते हैं, और इसका मुख्य कार्य होता है मृदूतक का या पैरेन्काइमा का भोजन को संचय करना या भोजन को एकत्रित करना। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको शायद बताया भी जा चुका है कि छाल का या कार्क का क्या कार्य होता है। तो जो छाल होती है पौधे की, जो मृत सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं, जो क्या कहलाती हैं, छाल कहलाती हैं। और वो जो छाल होती है उसमें क्या होता है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए उसमें एक सुबेरिन, उसकी जो भित्ति होती है, छाल की जो परत होती है, उसमें सुबेरिन नामक एक पदार्थ होता है जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो है कार्क का क्या कार्य है, तो एक तो इसकी कोशिका मृत होती है जो लगातार परत बनाती है, इसी को हम छाल कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। एक क्वेश्चन आता है सबसे कठोर अस्थि कौन सी होती है। तो आपको मालूम है सबसे कठोर अस्थि जो है, मतलब सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। तो सबसे कठोर ऊतक आपका अस्थि यानी हड्डियां होती हैं, और सबसे लचीला ऊतक कौन सा होता है, वो उपास्थि होता है। ये भी आपके क्या है, अस्थि और उपास्थि दोनों संयोजी ऊतक हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में। और तंतु के रूप में आपके जो रेशेदार तंतु के रूप में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, वह है स्नायु और एक है कंडरा, जो आपको बताया जा चुका है। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तो देखिए आपको बता दें कि तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। इसके मध्य में एक कोशिका काय के मध्य में एक केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर प्रोटीन के कण होते हैं और वो नील्स कण कहलाते हैं। और कोशिका काय से अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे वृश्चिकाएं कहते हैं। ये अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, जिसे वृश्चिकांत कहते हैं। कोशिका काय से एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इसके सभी तंतु आपस में जुड़कर एक न्यूरॉन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका एक वृक्ष जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसके बारे में आप बता सकते हो। उसकी संरचना भी बताई गई थी इस प्रकार। ये संरचना होती है, बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर प्रोटीन कण होते हैं। इसको हम कोशिका काय बोलते हैं, इस भाग को, जो पहला भाग होता है। और इससे अनेक शाखाएं निकलती हैं, जिसे हम वृश्चिकाएं बोलते हैं। और फिर यह आगे शाखाएं बढ़ती है, जिसे वृश्चिकांत बोलते हैं। इसी से एक लंबा प्रवर्ध निकलता है, जिसे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिकाक्ष के जो तंतु होते हैं, क्योंकि नीचे की ओर तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर गोल गोल बटन के समान संरचना होती है, जिसे सिनेप्टिक भिंडियाँ कहते हैं, जो एक तंत्रिका कोशिका को दूसरी तंत्रिका कोशिका से जोड़ने का कार्य करती हैं। जहाँ पर ये दोनों तंत्रिका कोशिका मिलती हैं उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, या उस क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। और जहाँ पर जुड़ते हैं उसको सिनेप्स बोलते हैं। तो ये बताया जा चुका है। इसके बाद देखिए इसी में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक पाया जाता है, वो संरचना कौन कौन सी हैं। तो एक पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऊतक है, त्वचा में, फिर पौधे के वल्क में, फिर अस्थि में, वृक्क नलिका में, फिर इसके बाद संवहन मंडल में। संवहन मंडल जो होते हैं ये जो है संवहन ऊतक का बना होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। तो ये संरचनाएं दी गई हैं एनसीईआरटी की बुक्स में है। निम्न संरचनाओं में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो आपको मालूम है त्वचा में जो है चपटी एपिथेलियम होती है,
चपटी एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। एपिथेलियम के कई हैं, एक होता है जैसे सल्की, फिर सल्की स्तंभिक, फिर उसमें जो है घनाकार भी होती हैं, बहुत प्रकार की जो है एपिथेलियम ऊतक होती है। ठीक है, फिर पौधे के बल्क में कौन सा पाया जाता है? बल्क का मतलब होता है उसका जो आवरण होता है। पौधे का बल्क का मतलब उसका आवरण, जो ऊपर का बाहरी मृद खोल होता है, उसको क्या कहें, कौन सा ऊतक होता है? तो उसमें कार्क ऊतक है, जिसको हम छाल बोलते हैं। ये भी एक टिश्यू है। ठीक है, अस्थि में कौन सा ऊतक होता है? तो अभी बताया है हमने, संयोजी ऊतक होता है, ठोस रूप में पाया जाता है अस्थि और उपास्थि। तो अस्थि में कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। और वृक्क नलिका में कौन सा ऊतक होता है? तो वृक्क नलिका में घनाकार एपिथेलियम, अभी बताया ना, एपिथेलियम के कई प्रकार, तो घनाकार एपिथेलियम जो पाया जाता है वो वृक्क नलिका में पाया जाता है। संवहन मंडल में कौन सा ऊतक होता है? तो संवहन मंडल में संवहन ऊतक होता है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है, एक बंडल टाइप में होता है, उसमें बीच में ये लाइन होती है जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं, और ये दोनों को बांटता है, जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि संवहन ऊतक में जटिल ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है, इसलिए इसको संवहन ऊतक भी कहते हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर जो लाइनें, सीधी लाइनें होती हैं, उसको जाइलम बोलते हैं, और यहाँ पर जो चैम्बर के रूप में होते हैं उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। इसके मध्य में क्या होता है? कैम्बियम होता है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम मिल करके ये क्या कहलाता है? आपका संवहन मंडल कहलाता है, जो पौधों में पाया जाता है। संवहन मंडल का मेन काम है, क्योंकि ऊतक कौन सा होता है? संवहन ऊतक, और ये किससे बना होता है? जाइलम और फ्लोएम से। तो जाइलम का कार्य बताया गया है, जल का संवहन करना, खनिज को पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार ये आपके जो है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला लेसन आपका शुरू होता है जैव विविधता। यहाँ से आपका ये पार्ट खत्म है टिश्यू वाला। अब तीसरा लेसन जो आपका है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में या विश्व में, पूरे संसार में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता होती है। तो जीवों में जो आकार हो, संरचना हो, उसके गुणों में जो भी आपको भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि ब्रह्मांड में कई प्रकार के जीव हैं, उन जीवों में जो उसके आवास के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, गुणों के आधार पर, संरचना के आधार पर जो भी उनमें भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि उन्हीं के कारण वो जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, प्रत्येक जीव जो अलग अलग दिखाई देता, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता, क्योंकि आपको मालूम है कि जैव विविधता के द्वारा हम जीवों को पहचान सकते हैं, उनके लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। फिर इसमें आता है सबसे पहली मेन चीज होती है ये आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन जो होता है वर्गीकरण, इसका अध्ययन विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गों का अध्ययन किया जाता है, तो वो आपका वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का मतलब होता है जीवों की समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर, जीवों में जो समानताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, उसके आधार पर उनको वर्गों में रखना, वो कहलाता है वर्गीकरण। ठीक है, और वर्गीकरण का जनक जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वर्ग के बारे में उन्होंने बताया जीवों को कि किस प्रकार हम जीवों को पहचान सकते हैं, किस प्रकार उनके लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो वर्गीकरण के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि एक ही वर्ग के जीवों में जो गुण या भिन्नता है, वो उसी वर्ग के अन्य जीवों की भी पहचान कर सकते हैं। जीवों के नामकरण के लिए, जीवों को पहचानने के लिए हम वर्गीकरण पद्धति को अपनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वर्गीकरण के द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक सरल जीव का जो विकास हुआ है वो क्या हुआ है, एक कोष, सरल जीवों से ही एक कोष की जीवों का निर्माण हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्गीकरण के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन से जीव आए, जलीय जीव आए, फिर जल स्थलीय आए, फिर स्थलीय जीव आए। मतलब सबसे पहला पृथ्वी पर जो उद्गम हुआ जीव का, तो सबसे पहले जलीय जीव के रूप में, फिर उसके बाद जो है आपके आए जलीय जीव के बाद ये स्थलीय, जल स्थलीय आए, फिर इसके बाद स्थलीय जीव आए।
तो इस प्रकार जीव का एक क्रम प्राप्त होता है वर्गीकरण से, जिसे हमें जानकारी मिलती है। वर्गीकरण के लिए हमें निम्न पदों का ज्ञान भी आवश्यक है। किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, तो उनमें सबसे पहले आता है संघ, पहले आता है जगत। और जगत दो ही होते हैं, दो जगत, यानी जंतु जगत, एक पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत प्लांटों का अध्ययन है, जंतु जगत के अंतर्गत जंतुओं का, जीवों का अध्ययन। अब जो जगत है, फिर जगत के बाद जैसे मान लीजिए आप मनुष्य का वर्गीकरण कर रहे हो, तो मनुष्य के वर्गीकरण में जगत, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य जंतु में आता है कि पादप में, तो जंतु में आता है तो ये जंतु जगत हो गया। फिर इसके बाद संघ, तो संघ में देखिए बहुत प्रकार के संघ है, कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, बहुत सारे संघ हैं। तो मान लीजिए मनुष्य है तो वो किस संघ का है, कार्डेटा संघ का। फिर वर्ग किसका है, स्तनधारी का। फिर इसका गण क्या है, प्राइमेट्स है। फैमिली क्या है, होमोनाइडी है। कुल, फैमिली, हम लोग किस कुल के हैं, होमोनाइडी। फिर इसके बाद आता है वंश, किस वंश का है, तो वंश होता है होमो, और जाति होती है सैपियंस, होमो सैपियंस। इस प्रकार जो है हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, उसको जगत में रख करके। ये वर्गीकरण के पद हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति, क्योंकि आप जगत से शुरू किया, लास्ट में क्या है, जाति। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। तो वर्गीकरण का अध्ययन लिनियस, क्योंकि इन्होंने ही द्विनाम पद्धति बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जैव विविधता और वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में द्विपदनाम पद्धति, जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया, उसको आपको बताया जाएगा। वो भी कैरोलस लिनियस ने बताया था, ठीक है बेटा। थैंक यू।